अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सोया गुल और आज आपके साथ में लाई हूँ ENG 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन इन वन वीडियो। मैंने आपके लिए एक सर को बुलाया है, वो आपको इसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज अता करेंगे ताकि आप लोगों का मिड टर्म का एग्ज़ाम अच्छा हो सके और आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज हम अपने सर को बुलाते हैं और वो आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी ताकि वो आपका तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे आप सब जी ENG 101 की मिड टर्म प्रिपरेशन आज करेंगे इस वीडियो में। तो इंग्लिश कम्प्रहेंशन का सब्जेक्ट है जी और काफ़ी लर्निंग भी होगी आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह हम नई चीज़ें सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ऑलरेडी हैंडआउट्स अपने पढ़ चुके होंगे, तो जैसे आपकी रिवीजन भी होगी। और अगर अपने हैंडआउट्स नहीं भी सही से पढ़े तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो MCQs मेरे पास है ना उनको अलॉन्ग विद कंसेप्ट्स करवाऊँ और आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत हो आपके सब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और हम पहले अपने सवाल पर चलते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बुके के लिए जो करेक्टली जो इसकी स्पेलिंग जो है ना वो आपके सामने है BOUQUET, ठीक है। और ये बुके जो है मेरी तरफ से आप सबके लिए है। पहला MCQ है, पहला सवाल है, तो ये आप सबको अपने आप जो है वो कबूल करें मेरी तरफ से। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिक्शनरी यूज कोड्स और एब्रिविएशंस टू इंडिकेट्स द ग्रामर एंड यूजेज ऑफ अ वर्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट। आपको ये जो लेबल्स जो डिक्शनरीज में होते हैं ना वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ गलत है। तो हमने इंडिकेट ये जो है ना हमने आइडेंटिफाई करना कौन कौन से गलत है और कौन से जो है ना ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो एन यूज़ होता है ना वो नाउन के लिए यूज़ होता है, अगर आपने डिक्शनरी देखी हो, ठीक है। तो एन का जो लेटर यूज़ होता है वो नाउन के लिए होता है, ये गलत है, नॉर्मल के लिए यूज़ नहीं होता। और ADJ जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते होंगे होप्सो, तो आपको इन चीज़ों का पता होगा, ठीक है। PL जो है वो प्लीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, वो बेसिकली यूज़ होता है प्लूरल के लिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है ना ये भी यानी रॉन्ग हो गया, प्लीज़ नहीं, ये प्लूरल है, ओके। नेक्स्ट आपका जो है ना INFML इनफॉर्मल, तो ये आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। INFML जो है वो इनफॉर्मल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये मैं आपको आपके हैंडआउट से चेक भी करवाऊँ। तो मैंने INFML को हाईलाइट किया ना, तो ये वो इनफॉर्मल ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। और जो PL जो मैंने कहा था ना कि प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से मैंने आपको देख के करेक्शन करवा दी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1। तो इन चारों में से जो सिर्फ एक है ना वो करेक्ट है, बाकी गलत बताए हैं। ये तो नेक्स्ट हमारा MCQs है कि माय ब्रदर फिल इन द ब्लैंक करना है, उसको आपने फिल करना है। जो आपने यहाँ पे वर्ब लगाना है ना वो अपने कंडीशन के मुताबिक लगाना है कि वो बात किस जो है ना किस टेंस में हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि माय ब्रदर डैश इन बेड ऑल डे यस्टरडे। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ले दिया हुआ है, लेड दिया हुआ है और लाइट। तो लाइट का मतलब तो होता है कोई झूठ अगर बोल रहा हो तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि कल पूरा दिन जो है ना मेरा भाई जो है वो बेड पे पड़ा रहा या लेटा रहा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म यूज़ होगी ना यहाँ पे ले की दूसरी फॉर्म यूज़ होगी जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, लेड। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बात यस्टरडे की हो रही है, जो दिन गुजर चुका है, पास्ट की बात हो रही है, सही हो गया जी। जी तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स शोज होमोफोन्स। देखिए पेयर ऑफ वर्ड्स यानी आपको यहाँ पे दो के जोड़े दिए हैं आपको 4 ऑप्शंस में, ठीक है। और असल जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है वो जो वर्ड है वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स की डेफिनेशन आपके सामने ऐसे अल्फाज, ठीक है, जिनकी जो आवाज़ है ना वो एक जैसी निकल रही हो लेकिन जो उनके मतलब है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा है, आप अगर आप पढ़ लें तो आप मुझे बता देंगे खुद ही। तो बेसिकली जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंट, ठीक है। तो ये एक जो है वो आपकी जो आंटी जो पहला है ये तो चूंटी के लिए यूज़ होता है ANT, और AUNT जो है ना वो आपको पता है कि ये एक रिश्ते का नाम है, ठीक है जी। अच्छा जी नेक्स्ट आपका सवाल है कि डैश इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग पार्टिकुलर वर्ड। जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं ना तो कभी कभी हम जो है ना उसके किसी एक पार्ट पे काफ़ी जोर दे रहे होते हैं। बेसिकली जो उसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो तो है स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस कहते हैं इसको, ये स्ट्रेस की डेफिनेशन है। तो स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पार्टिकुलर वर्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ज़रा इसको एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। हो सकता है सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में आपको आ भी जाए, ठीक है। आपको जो चीज़ है वो क्या हो समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है, देखिए इसकी स्पेलिंग PRESENT। ये नाउन के लिए भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है और वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। अब इसको कहने का अंदाज ये अगर मैं ये जो अच्छा इसमें एक अहम बात है कि ये जो टिनी मार्क है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो जहाँ पे हमने स्ट्रेस देना होता है ना ये उस वर्ड से पहले होता है, ठीक है। उस वर्ड से पहले ये डिक्शनरी में आपको जो है ना दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कह के दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो इसे देख लेते हैं जी। पहला है जी प्रेजेंट, ठीक है। P पे हम जो है ना स्ट्रेस कर रहे हैं, द प्रेजेंट वॉज लवली, यानी आपने जो गिफ्ट लाया वो बहुत अच्छा था, जो सरप्राइज दिया वगैरह जो भी आप मैंने इसको ले लें। एडजेक्टिव के तौर पे अगर इसको दोबारा हम देखें, प्रेजेंट, यू आर प्रेजेंट एट द पार्टी, आप पार्टी में क्या थे, हाजिर थे।
क्या आप पार्टी में हाजिर थे, ये पूछ रहे हैं। अब हम जब इसकी वर्क फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो अगर कोई बॉस हो और वो अपने कोऑर्डिनेट को कहता है कि आप अपना काम दिखाओ, ठीक है, तो वो जो मैं स्ट्रेस दूंगी, मैं एस ठीक है, आपने गौर करना है, प्रेजेंट योर वर्क, प्लीज़ प्रेजेंट योर वर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें आपकी लफ्ज़ को अदा करने में, ठीक है। तो ये स्ट्रेस जो है ना इस मायने में आता है। आई होप आप इसको अच्छे से पहले पढ़ चुके होंगे और प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू लुक्ड एट द इनवॉइस। इनवॉइस के बेसिकली वो आपसे सिनोनिम जो है ना वो पूछना चाह रहा है इस सवाल में। इनवॉइस के बजाय आप कौन सा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बिल जो है ना इनवॉइस के लिए जो है ना यूज़ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपना बिल दिखाएं, सही है। तो ये इनवॉइस और बिल जो है ना एक दूसरे के सिनोनिम है और एक दूसरे की जगह ये वर्ड जो है ना यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। Okay, next is select the correct option given below. It was a windy and rainy night. Dash I decided to go out. यानी बारिश हो रही थी और हवाएं तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी बजाय उसके फिर भी जो है मैंने बाहर जाने का फैसला किया, ठीक है। यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ होगा उसका होगा जी nevertheless। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाना है जिसमें नॉट का जो है ना इस्तेमाल ना हो, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो दो ऑप्शन आपको दिए हुए यहाँ पे, तो करेक्ट आपको पता है कौन सा होगा। ये जो है ना सब्जेक्टिव है और उसके बाद आपके पास वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इनको आपने अरेंज करना है। तो सिंपल सा है कि वी क्लाइंब अ माउंटेन, हम पहाड़ पे क्या है चढ़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, अब आपने इसको गौर से पढ़ना है। इसमें क्या ये जिक्र कर, द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक बिकॉज इट। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक सेंटेंस है ना, तो ये क्यों जो है ना इसका जो ये क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, ये हमने देखना है। तो ऑप्शन आपके पास, डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज़। ये इजिप्ट के बारे में तो नहीं बता रहा ना कि मिस्र कहाँ है, बेसिकली बात हो रही है दरियाए नील की, और वो दुनिया का जो है ना सॉरी इजिप्ट का जो है वो क्या है, लार्जेस्ट रिवर है। तो बेसिकली वो ये बता रहा है कि ये एक्सप्लेन कि वाई द रिवर इज़ यूनिक, कि ये जो दरिया है ये यूनिक क्यों है, ठीक है। वो इस टॉपिक सेंटेंस में हमें ये चीज़ बता रहा है बाय यूजिंग द वर्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक हो गया जी। ओके जी, द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज डैश द इकोनॉमी एंड सोशल इशूज। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है ना अक्सर कोई तनकीद होती है तो उसको ख़त्म किस बात से करते हैं, आप अक्सर देखते होंगे। जो मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है वो यही है कि वो ये कहते हैं कि हमने जो ये इकोनॉमिकल या जो कोई सोशल इशू जो भी राइज हुआ है ना जिस पे तनकीद हो रही होती है, तो वो बेसिकली कहते हैं कि हमने इसका जो है ना इस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीडेड का मुझे जो यहाँ पे वर्ड है वो जो है ना रेलिवेंट लग रहा है। आपको इनमें से कौन सा लग रहा है तो आपने बताना है, यहाँ ये बात है, आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, आपको कौन सा इनमें से ठीक लग रहा है। सही है, मुझे ये जो है ना ये रेलिवेंट लग रहा है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, जरा कंफ्यूजिंग सा है। मुझे सवाल में ये पूछ रहा है कि स्पेनिश इज अ डैश एंड स्पेन इज अ डैश। स्पेनिश जो है ना वो आप जो क्या होती है, लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्पेनिश इज अ लैंग्वेज एंड स्पेन जो है वो क्या है, कंट्री है। ये तो आपको कंफर्म हो गया ना, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, शायद ये टाइपो मिस्टेक है क्वेश्चन की। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है ना आपको मैंने यहाँ पे दिखा दूँ, ऐसे प्रीपोजिशन जो आप टाइम का जहाँ आप जिक्र करें, किसी पीरियड का जिक्र करें तो वहाँ पे जो है ना या किसी इवेंट का जिक्र करें तो वहाँ पे आप जो है ना इसको इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एट है, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना एट 8 PM, एट मिडनाइट, एट नाइट, एट द वीकेंड, एट लंच टाइम, या ऑन यूज़ करते हैं, ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, या ऑन ट्यूसडे, या इन यूज़ करते हैं कि इन 1992, इन 2006। ये सारी प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है जो हम टाइम को एक्सप्रेस करते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बगैर प्रीपोजिशंस के भी हम टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, एवरी डे, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का आपका कॉन्सेप्ट था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है ना, आपकी चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक तो बनता है, आप लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और उसके साथ जो एक बेल आइकन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ हैं वो साथ साथ मिलती रहें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कह रहे हैं बिटवीन 1945 एंड 1960 द नंबर ऑफ कार्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज बाय 133%। अब ये जो बात का अंदाज है ना, ये आपको क्या लगता है ये क्या है, ठीक है। नन ऑफ द अबव को छोड़ दें, तीन जो चीज़ें उसमें देख लें। पहले ऑप्शन क्या है कि द स्टेटमेंट इज अ फैक्ट। तो ये मुझे तो फैक्ट लग रहा है, ठीक है, यानी इसका जो अंदाज बताने का है वो फैक्ट बताने का है, ये फैक्ट बता रहा है, एक हकीकत बता रहा है, ठीक है। ओपिनियन का बिल्कुल भी इसमें कोई अंदाज नहीं है, ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड इसमें यूज़ नहीं हुआ। आप अपने हैंडआउट्स में पढ़ के आ रहे हैं कि आपको यहाँ कहीं भी से भी ये ओपिनियन लगे, ठीक है। तो ये ओपिनियन नहीं है और ना ही उन दोनों का ब्लेंड है, ना ही उन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो ये जो है ना टोटली जो है ना वो क्या है, प्योरली जो है ये फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट बता रहा है आपको। ओके जी, नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डैश इज अ श्योर साइन दैट द रीडर इज अ पुअर रीडर।
अच्छा, पुअर रीडर का जो साइन है ना, वो ये जो आपको दिए हुए ना, मम्बल, मॉन्डर, वोकलाइजेशन, ये तीनों जो है ना इसके करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली वोकलाइजेशन जो है वो क्या होती है? वोकलाइजेशन द फॉर्मिंग ऑफ द साउंड्स ऑफ ईच वर्ड इवन दो यू मे नॉट से देम अलाउड। यानी अगर आप कोई चीज़ देखिए, हम कंप्रेंशन पढ़ रहे हैं, कंप्रेंशन में ऐसा है कि हम जो पढ़ रहे हो ना, हमने उसमें से चीज़ें पिक करनी होती हैं, समझनी होती हैं, सही है। तो इसमें ये बड़ी प्यारी बात इसमें लिखी हुई है कि लर्न टू रीड विद योर आइज एंड माइंड एंड नॉट विद योर लिप्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको अदा करना जो है ना आपको सही से आता हो, वो आप आस्ता आस्ता सीख सकते हैं। लेकिन जो कंप्रेंशन का असल मकसद है वो ये है कि आपको ये पता चले कि असल ये लिखा क्या हुआ है और ये क्या हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स लर्न टू रीड साइलेंटली। अब तो वोकलाइजेशन जो है ये एक स्लो रीडिंग की जो है ना सबसे बड़ी वजह है, और ये तब होती है कि जब हम कोई चीज़ रीड कर रहे हैं ना तो उसे ऊंचा पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमसे जो है ना वो जो उसका साउंड या उसकी जो अदायगी है वो अच्छे से नहीं हो पाती और इस वजह से हमारी रीडिंग स्लो हो जाती है। तो ये वोकलाइजेशन है। और मम्बल और मॉन्डर जो है ना ये भी इसी के जो है जुमरे में आते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। जी, तो एडजेक्टिव्स आपको पता है ना क्या होते हैं? ठीक है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं, जो हमें सूटेबल लगेगा हम देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है शी वॉज वेयरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप इनको देख लें तो बाकी आपको वैसे आप पढ़ेंगे ना तो फिर भी आपको बेतरतीबी से ही लगेंगे, सही है जी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है जी डूइंग प्रैक्टिस ऑन मेकिंग इन्फ्रेंसेस नॉट ओनली मेक्स यू बेटर रीडर बट आल्सो अ स्ट्रॉन्ग थिंकर। अच्छा, मेकिंग इन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो मेकिंग इन्फ्रेंस क्या है इसे हम देख लेते हैं। आप फेमिलियर होंगे इस चीज़ से, जो ये फ्रेज है, ये एक्सप्रेशन है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यू पिक अप आइडियाज दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन द मटीरियल यू आर रीडिंग। यानी जो आप पढ़ रहे हैं ना उसमें उस चीज़ का जो है ना डायरेक्टली इजहार नहीं किया गया होता, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे छुपे हुए अंदाज में आपको कोई चीज़ जो है ना एक्सप्रेस की जा रही होती है राइटर की तरफ से, और एज ए रीडर जो है ना आप उसको इनडायरेक्टली जो है ना कैच करते हैं। ठीक है, द राइटर इज गिविंग और मेकिंग अ सजेशन दैट स्टेटिंग इट इनडायरेक्टली ही इज इम्प्लाइंग समथिंग। कोई ऐसी मतलब वो ऐसा कुछ करता है कि आप सोचते पे मजबूर हो जाए। ठीक है, आप उसकी जो पीस ऑफ राइटिंग है उससे वो चीज़ जो है ना खुद जो है ना डिस्कवर करें। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना ये डेफिनेशन है इसकी मेकिंग इन्फ्रेंसेस की। टू डिस्कवर द एम्प्लाइड और अंडरलाइंग आइडियाज इन द राइटिंग इज कॉल्ड मेकिंग इन्फ्रेंसेस और ड्राइंग कंक्लूजन्स। ठीक है, ये आप अपने सब्जेक्टिव पार्ट के लिए इसकी डेफिनेशन आप इसको याद रखिएगा। तो बेसिकली जो असल जो मकसद होता है इन्फ्रेंसेस का वो ये है कि इज़ टू हेल्प यू नॉट ओनली बिकम अ बेटर रीडर बट अ स्ट्रॉन्ग थिंकर। तो सिर्फ जो लिखा होगा ना सिर्फ उसको लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ना ही असल मकसद नहीं होता। इंग्लिश कंप्रेंशन में हमें जो राइटर की थिंकिंग है या जिस मकसद के लिए वो लिख रहे हैं हमने वो उससे जो है ना फ़िल्टर करके निकालना होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने डिटेल में आपको इन्फ्रेंसेस के हवाले से कर दिया, बता दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट है वेजिटेरियन कैन बी डिफाइंड एज समवन हु डज नॉट ईट मीट फिश एग्स। वेजिटेरियन आपको पता है ना कौन होते हैं? जो लोग गोश्त वगैरह नहीं खाते, सही है, तो वो वेजिटेरियन होते हैं। आगे ये आपको फिलन जो ब्लैंक आपको फिल करनी है, लेकिन वो कौन लोग होते हैं? ही और शी ईट्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स एंड सीड्स। ठीक है, यानी जो सब्जियाँ वगैरह फ्रूट वगैरह खाना जो है पसंद करते हैं और उन्हें गोश्त वगैरह खाना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लोगों को वेजिटेरियन कहते हैं। यहाँ पे ये जो दरमियान में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा इंस्टेड। यानी वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो गोश्त या फिश या एग्स खाना पसंद नहीं करते, बजाय इसके वो जो है वेजिटेरियन जो है वो सब्जियां, गोश्त सब्जियां, फ्रूट, ग्रेन्स एंड सीड्स, ठीक है, दालें वगैरह खाना पसंद करते हैं। सही है, तो यहाँ पे आपका आएगा इंस्टेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो है इफेक्ट इज अ स्टेटमेंट डेफिनेशन इफेक्ट की दैट कैन बी प्रूव ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको मैं आपके हैंड से भी दिखा देता हूँ। तो फैक्ट बेसिकली वही चीज़ होती है जिसका आप जो है ना क्या दे सकें, आपको प्रूफ दे सकें। ठीक है, ये आप इसको देख लें, मैंने हाईलाइट कर दी हुई थी आपके लिए। नेक्स्ट है जी कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट फ्रेंच बिल्डिंग्स आर वेरी ओल्ड। बिल्डिंग्स की बात हो रही है जो बहुत पुरानी है, और आगे जो अगली बात हो रही है वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम जो है ना इसकी जो ये यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन देम। ओके, अब इस इन्हीं बिल्डिंग से रेलिवेंट बात हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ नहीं है। ऑन द कंट्री तब होता है जब हम दो डिफरेंट बातें कर रहे हैं, दो चीज़ों का जो है ना, एक मतलब हम कह रहे हो कि हालात बहुत अच्छे हैं, और ऑन द कंट्री हम जो है ना उसके उल्ट बात कर रहे हो कि हालात जो है ना बहुत बुरे हैं। सही है, तो इवन दो भी जो है, इवन दो यूज़ तब होता है जब हम ऑन द कंट्री वाली जो सिचुएशन है ना, वैसे ही कुछ सिचुएशन हम लोग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सच एज जो यूज़ होता है ना काइंड ऑफ के लिए या लाइक के लिए, ठीक है, या फॉर एग्जांपल के लिए, ये यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे कि मोस्ट फ्रेंच बिल्डिंग्स आर वेरी ओल्ड सच एज इट इज़ वेरी हार्ड एंड एक्सपेंसिव टू मेंटेन देम।
तो हम अपनी पहली स्टेटमेंट की ही को जारी रखते हुए उसी को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि वो इतनी पुरानी है कि उन्हें जो है ना मेंटेन रखना बहुत जो है ना मुश्किल है और उस पर काफ़ी खर्चा जो है ना वो होगा। सही है, तो ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एज अ सक्सेसफुल रीडर यू शुड नो द पॉइंट एंड आल्सो नो द सपोर्ट ऑफ द पॉइंट इज अ करेक्ट ऑप्शन। यानी अच्छा रीडर वो होता है जो, क्योंकि राइटर जब भी कुछ लिख रहा होता है वो एक पहले उसके बारे में पहले हल्का सा बताता है और उसकी फिर डिटेल देता है। तो पहला जो चीज़ बताता है वो पॉइंट होता है और उसके सपोर्ट में वो लिख रहा होता है। ठीक है, तो हम अच्छा रीडर जो होता है वो यही होता है जो आइडेंटिफाई करे कि पॉइंट क्या है, किस चीज़ के मतलब बात हो रही है और उस चीज़ के मतलब उसके सपोर्ट में क्या क्या बातें हो रही हैं, तो वो उनको जो है ना वो जो है ना पीस ऑफ राइटिंग से क्या करे, उसमें से निकाल लें। ठीक है, तो यू एज ए सक्सेसफुल रीडर मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज द पॉइंट एंड रिकॉग्नाइज द सपोर्ट फॉर द पॉइंट। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो नेक्स्ट हमारा ये वेजिटेरियन वाला दोबारा आ गया, इंस्टेड इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन था। ओके जी, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो आपको सेंटेंस है ना दिया हुआ है, ओ आई फॉरगेट टू ब्रिंग द कुकीज, तो जो ओ है ना ओ, ठीक है, तो इसके बाद आपको पता है एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो जो है ना लगाएंगे और ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपको उसके बारे में इल्म भी होगा और आपको पता है कि ये किस लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी कोई खुशी या गम का या हैरत का इजहार हम कर रहे होते हैं ना किसी वर्ड से, तो उसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर में ना तो पंक्चुएशन जो हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ करते हैं। जो आपको ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये इसका जो ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है ना, ये इसको आप देख लें। ठीक है, यहाँ पे ओ के साथ भी है। ओके जी, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आंसर। द प्रोफेसर बिकेम सो फोर्सफुल, इतना सख्त लफ्ज़ है ये, किस इतना सख्त, एंड सो डैश इन हिज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस दैट स्टूडेंट्स बिगन टू लीव हिज कोर्स। ये जो एक्शन जो स्टूडेंट्स ने जो रिएक्शन दिया है ना, इस रिएक्शन के बेस पे हम चूज़ करेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो क्रेडिबल जो होता है ना, क्रेडिबल इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जिस पे यकीन कर लिया जाए, जो कन्विंसिंग हो। ठीक है, अगर वो कन्विंसिंग हो, उस पर यकीन किया जा सकता, तो स्टूडेंट्स क्यों जो है ना वो कोर्स छोड़ के जाते। और फोर्सफुल भी था, यानी सख्त भी था, हुक्म चलाने वाला था, असर्टिव था। तो दूसरा यहाँ पे डोरमेंट है। डोरमेंट जो होता है ना वो स्लीपी के लिए यूज़ होता है, यानी जो सुस्त होते हैं, कायल होते हैं। लूसिड जो होता है वो यूज़ होता है उन लोगों के लिए। या लूसिड का मतलब ये है कि बात, जिस बंदे की बात जो है वो आसानी से समझ आ जाए और वो आसानी से एक्सप्रेस करे अपनी चीज़ को। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है आपका डॉगमेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये असर्टिव जो है ना, इसके सिमिलर आप देख रहे हैं वर्ड्स में इसका असर्टिव आ रहा है। आप अगर माउस मेरा पॉइंटर देखें तो असर्टिव जो है ना वो फोर्सफुल के लिए भी यूज़ होता है और डॉगमेटिक के लिए भी यूज़ होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सख्त और हर धर्म जो होते हैं ना, जो अपने ओपिनियंस को धर्मी से उसमें डटे रहते हैं अपनी राय पे और किसी की नहीं सुनते, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो सारे वो क्लास को छोड़ गए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डॉगमेटिक। ओके, तो जी ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप इसको देख लें, वेजिटेरियन वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंस्टेड जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है टेल द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। जो आपको लफ्ज़ दिए हुए ना यहाँ पे सेल्फिश, इसका हमने मुतज़ाद जो है ना वो बताना है। ठीक है, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इस मामले में। आपकी बुक्स में भी एग्जाम आपको जो है ना करवाई गई हैं काफ़ी एक्सरसाइजेस, तो वो करें प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंग्लिश कंप्रेंशन के लिए बहुत ही चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं। तो इन चारों में से आप जो इसका मुतज़ाद है वो क्या लेंगे, हम देख लेते हैं। तो जो खुदगर्ज, सेल्फिश का मतलब खुदगर्ज होता है ना, तो उसका उल्ट हमने जो है वो बताना है। तो यहाँ पे मीन का मतलब कमीना होता है, ये भी गलत है, ये उसे सपोर्ट कर रहा है। टिमिड भी इसके लिए गलत होगा। ठीक है, और स्टिंगी भी जो है ना मीन के ज़ुमरे में ही आता है। तो जेनेरस जो है ना इसके लिए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कि काइंड होता है। यहाँ पे जेनेरस में आप देख लें इसको, यहाँ पे इसके सिर्फ जो अपोजिट वर्ड में आपको मार्क करवा रहा हूँ उसमें सेल्फिश लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ ना, जो डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये बेसिकली चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी किया करें, मुश्किल नहीं है, हर बंदे के पास इंटरनेट है। तो कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप डिक्शनरी यूज़ कर लिया करें, सब कुछ पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। तो इससे ये है कि हमारी लर्निंग जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ मीक इज़, तो मीक जो वर्ड यूज़ होता है ना, ठीक है, वो जो लोग चुप चुप रहते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो ज़्यादा नहीं बोलते, जेंटल रहते हैं, सबमिसिव होते हैं। सही है, तो यहाँ पे जो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सबमिसिव। ठीक है, बोल्ड नहीं होता, बोल्ड वो होते हैं जो खुल के बात करते हैं, ज़्यादा इतना शर्माते नहीं हैं। आउटस्पोकन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सही है, और ब्रेव बहादुर होते हैं। तो जो मीक पर्सन होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, शी ब्रॉट हर मीक लिटिल हस्बैंड अलॉन्ग, यानी वो अपने जो चुप चुप रहने वाला सादा जो हस्बैंड था उसे साथ लेके आई थी। तो ये मीक जो है ना बेसिकली चुप रहने वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
ओके जी, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन फॉर द गिवन सेंटेंस। पंक्चुएशन आपने चूज करनी है। दिस फिशिंग पोल नेथन हैज़ बीन बेटर डेज। तो जो पोल और नेथन है ना, इसके दरमियान जो है ना जो आपका क्या है कॉमा आएगा। क्यों आएगा? आप फिशिंग पोल का जिक्र कर रहे हैं और बाद में नेथन का जो जिक्र कर रहे हैं ना, तो बेसिकली अब नेथन जो है ना वो उसका नाम होगा। तो नाम एक या आप उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और फिर उसका आगे नाम आ गया, ठीक है। तो ये आपका आएगा द फिशिंग पोल। पोल पहले आपने पोल का जिक्र किया, फिर नेथन का जिक्र किया, ठीक है। हैज़ सीन बेटर डेज। तो मुझे तो यही ठीक लग रहा है, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने तौर पे भी, अपने टीचर से किसी से देख लीजिएगा। तो मेरे जहाँ तक मुताबिक है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, राइटर आल्सो प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स थ्रू देयर एक्शन। यानी राइटर जो है वो कभी कभी जो कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाते, बल्कि कोई पीस ऑफ राइटिंग हो ना तो उसमें जो एक्शन यानी जो कैरेक्टर कर रहा होता है तो उसे पढ़ के हमें पता चल जाता है कि इसका किरदार क्या है, ठीक है। तो ये आपके हैंड उसमें एक वो पीस ऑफ राइटिंग भी है जिसमें गुलाम और एक गुलाम है और एक उनका शायद कोई बादशाह होता है। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उस जो गुलाम होता है उसके वे ऑफ टॉकिंग से पता चल जाता है या उसके एक्शन से पता चल जाता है जो राइटर ने लिखा होता है ना कि वो जो है ना बेसिकली गुलाम है, ठीक है। ये आपने पढ़ भी लेना, आपके हैंड आउट्स में ही है। ओके जी, नेक्स्ट है माई पेरेंट्स आर कमिंग। यानी पेरेंट्स जब कह दिया तो दोनों आ रहे हैं ना, वालिद भी आ रहे हैं और वालदा भी आ रहे हैं। तो आई विल ओपन द डोर फॉर देम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है देम, नॉट फॉर हर, नॉट फॉर हिम, ठीक है। यानी पेरेंट्स का जब जिक्र हो गया तो इसका मतलब दोनों आ रहे हैं तो हम देम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। दे तो नहीं यूज़ करेंगे, सही हो गया जी। ओके, नेक्स्ट में जी, ही इज क्वाइट अ जेनियस फेलो। ऑन द कंट्रारी हिज स्पाउस इज अ शॉकिंगली सेल्फिश इंडिविजुअल। यानी ये दो उल्ट बातें हो रही है ना। तो यानी जिक्र हो रहा है कि वो तो बड़ा अच्छा बंदा है लेकिन उसकी जो बेगम है ना वो काफ़ी जो है ना अजीब सी और सेल्फिश सी जो है ना खातून है, ठीक है। तो ये ऑन द कंट्रारी ये जो है ना यूज़ होगा। इसका मैंने ऊपर पहले जिक्र भी किया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे हम दो बंदों के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि एक जो है ना वो डिफरेंट है और दूसरा उससे मतलब एक अच्छा है तो दूसरा जो है ना वो बुरा है। तो वो हम डिफरेंस जो है ना शो कर रहे हैं। तो ऑन द कंट्रारी इज अ सूटेबल ऑप्शन हियर। Okay, next है जी, mark the statement as true or false if a word is no longer in current use it will be labeled archaic or obsolete। यानी अगर एक वर्ड है आपकी डिक्शनरी में वो अब काफ़ी पुराना हो गया और अब यूज़ में होता ही नहीं है, डिक्शनरी में मौजूद है लेकिन आजकल यूज़ नहीं होता, तो डिक्शनरी में ना ब्रैकेट में उसके साथ जो है ना ये लिखा होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड था लेकिन अब जो है इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपको मैं आपके हैंड से भी दिखा देता हूँ। इफ अ वर्ड इज़ नो लॉन्गर इन करंट यूज इट विल बी लेबल्ड आर्काइक और एब्सोल्यूट, ठीक है जी। ये था आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स। यानी जो आपको यहाँ पे जो जोड़े दिए हैं वर्ड्स के उनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके मतलब जो है एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसी है सिनोनिम्स की बात हो रही है। तो पहला चैटर चीज़ है, ये गलत है। टिनी छोटा, ह्यूज बड़ा होता है, ये भी गलत है। काउ नाउ, ये भी गलत है, ठीक है। और जायंट और ह्यूज ये दोनों एक ही जुमरे में आते हैं, ठीक है। बड़े के लिए यूज़ होते हैं जायंट और ह्यूज, सही हो गया जी। ओके, नेक्स्ट है जी, आसान है। डेड और अलाइव और एग्जांपल्स ऑफ। तो ये एंटोनिम्स की जो है ना क्या है आपकी एग्जांपल है। यानी एक का मतलब जो है वो क्या है कि मर जाना और दूसरे का मतलब है जिंदा रहना। तो एक दूसरे से डिफरेंट इनके जो है ना मतलब है। तो ये जो है ना क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है। ये अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर। नेक्स्ट है जी, ट्रू और फॉल्स बताना है। टॉपिक सेंटेंस इज ऑलवेज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि टॉपिक सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ के शुरू में भी हो सकता है, आखिर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना लाजमी नहीं है कि वो आखिर में ही होगा। ओके, नेक्स्ट है कंट्री, टेबल, राइटर एंड गर्ल आर एग्जांपल्स ऑफ। ये कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होते हैं। यानी ये वर्ड जो है कलेक्टिव है। कलेक्टिव क्यों है? क्योंकि कंट्री तमाम कंट्री के लिए यूज होता है। टेबल दुनिया में मौजूद तमाम टेबल्स के लिए यूज हो सकता है। राइटर दुनिया में मौजूद तमाम राइटर के लिए यूज हो सकता है। और गर्ल तो तमाम लड़कियों के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, दुनिया में जितनी भी है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, सही है। ओके जी, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो वेटरनरी जो लफ्ज़ है ना उसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है PETERINARY, ठीक है। ये बेसिकली जो ये किससे रेलिवेंट है जी? डिजीज़, इंजरीज और ट्रीटमेंट जो होती है ना जो फार्म्स पे होती हैं या जो एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल्स है जिन्हें हम पालते हैं, पालतू जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बीमारी होती है ना उससे रेलिवेंट जो वर्ड है ये यूज़ होता है। आई होप सो आपने सुना होगा, ये गाँव वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने करना है चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सारा प्रॉमिसेस सेंड। अच्छा, सेंड जो ब्रैकेट में लिखा है ना इसके साथ हमने ये जो चार ऑप्शन दिए हमने करेक्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखना है यू अवर न्यू ब्राउज़र एज सून एज इट्स अवेलेबल। अब यहाँ पे ना क्या आएगा? अगर हम मैं इसको फ्लो में पढ़ूँ तो मैं इसको पढ़ूंगा सारा प्रॉमिसेस टू सेंड। टू सेंड इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप सारा प्रॉमिसेस ऑफ सेंड ये गलत हो जाएगा। सारा प्रॉमिसेस इन सेंड ये भी गलत है। सारा प्रॉमिसेस सेंडिंग
सेंडिंग भी गलत हो जाएगा। सेंडिंग तब होता कि इज सेंडिंग होता, ठीक है। तो सॉरी, ये प्रोमिसेस नहीं होता, इज सेंडिंग होता सिर्फ, तो तब इस सेंडिंग हम लगाते। लेकिन यहाँ पे जो है ना चूँकि वर्ब यूज़ हो चुका है पहले, तो टू सेंड जो है ना यहाँ पे एज अ सूटेबल ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज दी एडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, नो, क्रिएटिंग नो, डिलीटिंग नहीं, प्रोसेसिंग आएगा। ये इन तीनों के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के लिए एक वर्ड प्रोसेसिंग जो है ना काफ़ी है, सही है। तो प्रोसेसिंग इज अ सूटेबल वर्ड, और ये आपके हैंड आउट से उठाया हुआ है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, सही है। तो प्रोसेसिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश रैपिडली एंड एक्यूरेटली डिपेंड्स अपॉन, तो कौन से जो फैक्टर है वो ज़्यादा इसमें सूटेबल ऑप्शन आप यहाँ पे होगा। प्रोनाउंसिएशन जो है नहीं, ये रॉन्ग होगा यहाँ पे। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, और वोकैबुलरी ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पर्पसफुल रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। यानी जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना ही आप जो इंग्लिश है उसको जल्दी और सही से पढ़े, जो है ना पढ़ना जो है ना क्या कर देंगे, उसके काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं ना नीचे, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंप्रेंशन जो हमें है ना उसमें बताया गया ना, तो जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा हमें एक तो इन्फॉर्मेशन तो गेन होनी ही है, वो होगी, लेकिन चूँकि हम बात सिर्फ रीडिंग से रिलेवेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस जो उसकी होगी ना, वो जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, आगे जी, राइट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गिवन एडजेक्टिव ग्रेट। ग्रेट का जो है ना हमने कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है। कंपैरेटिव का मतलब ये होता है जब हम दो बंदों का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे हम कौन सा ग्रेट जो हमारा एडजेक्टिव है उसके लिए कौन सा जो है ना वो कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हम ग्रेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगी। अगर मैं बात करता हूँ ना कि अली इज़ ग्रेटर देन अली इज़ ग्रेटर देन बलोच, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल दिया है। तो ग्रेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो दो बंदों के कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी। अगर हमने एक अलग फॉर्म भी होती है, इससे जो अगली फॉर्म होती है उसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। जब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, बेसिकली हम किसी चीज़ को बेस्ट कर जो है ना वो कर रहे होते हैं कि वो सबसे जो है ना अच्छी है, तो फिर उसके लिए जो है ना हम ग्रेटेस्ट यूज़ करते हैं, सही है। अभी के लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेटर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, फाइंड द वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली फ्रॉम द अदर साउंड्स। तो ये हमने देखना है कि इन चारों में से कौन से तीन जो है वो साउंड जो है वो किसी हद तक जो है ना एक जैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन चारों को पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपने मुझे बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला है जी थ्रू, अगला है टफ, अगला है इनफ, और लास्ट है लाफ, ठीक है। तो टफ, इनफ, लाफ, तीनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं ना, तो ये इनके करेक्ट ऑप्शन जो इसमें इस सवाल के मुताबिक है ना, जो डिफरेंट है वो है थ्रू, ठीक हो गया जी। तो ये तीनों जो है ना सेम साउंड कर रहे हैं, टफ, इनफ, लाफ, और ये थ्रू जो है ये डिफरेंट है। द प्लूरल ऑफ वर्ड ऑक्स इज ऑक्सन, तो ये ट्रू है, ठीक है। मैंने एक 11 सोर्सेज यहाँ पे मैंने सर्च किया था नेट पे, तो 11 सोर्सेज से बता रहा है जहाँ पे इस बात की जो है ना तस्दीक की गई है, ठीक है। इसको आप पढ़ भी लीजिएगा डिटेल में, सही हो गया जी। तो ये थी जी आज की हमारी जो मिड टर्म की तैयारी थी ENG 101 इंग्लिश कंप्रेंशन की। तो आई होप सबको काफ़ी मज़ा आया होगा, और मैंने एक डिफरेंट वे से कोशिश की है कि आपको चीज़ों को साथ साथ वेरीफाई भी करवाऊँ और समझाऊँ भी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छा ENG 101 की प्रैक्टिस करवाई, समझाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।